हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी। बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम के नाम से है, इसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को स्पेशली स्टडी कर रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स देखते हैं। ऑपरेशंस और रियल नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे हम लोग अगर दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करना चाहें तो हम लोग उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स का एडिशन सीखा, होल नंबर्स का एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीज़न भी सीखा। उसी तरीके से रेशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना भी सीखा। लेकिन अगर रियल नंबर्स की बात आए, रियल नंबर्स का मतलब है कि अब कोई भी नंबर हो सकता है। अभी तक इसके पहले जब भी कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात रही हो तो उसमें कभी भी ये चीज़ नहीं होती थी कि उसमें कोई इर्रेशनल नंबर आ गया हो। मतलब रियल नंबर्स सारे नहीं होते थे, उनमें से कुछ रियल नंबर्स वहाँ पर मौजूद होते थे और कुछ नहीं होते थे। जैसे कि इर्रेशनल नंबर्स उनमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब हम उस तरीके से रियल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को सीखेंगे जब उनमें इर्रेशनल नंबर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। क्योंकि रियल नंबर्स सभी होते हैं, सभी रेशनल्स और सभी इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर ही रियल नंबर्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इर्रेशनल नंबर्स के साथ भी इनको समझना ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि जब रेशनल और इर्रेशनल्स दोनों एक साथ मिल जाएं या इर्रेशनल नंबर्स भी सभी नंबर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, रियल नंबर्स जब वो बन जाते हैं पूरे तरीके से कम्प्लीटली, तो फिर हम लोग उनको कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इर्रेशनल नंबर्स को, तो इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग अगर ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें इर्रेशनल नंबर्स को लाइक टर्म्स के तौर पर लेके चलना पड़ता है। आप अगर इर्रेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को बहुत इजीली करना चाहते हैं तो आप ऐसे सोचिए कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, उस तरह के नंबर्स को देखकर आपको ऐसे मानना है जैसे ये कोई एक वेरिएबल होता है, जस्ट लाइक अ वेरिएबल विच इज़ इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जैसे कोई भी एक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है और वेरिएबल में हम लोग लाइक और अनलाइक देखते हैं तब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से इर्रेशनल नंबर्स को भी अगर आप सोचेंगे तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए अगर हम लोगों को कभी भी इर्रेशनल नंबर्स के साथ या इर्रेशनल नंबर्स जिनमें इन्वॉल्व होते हैं उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर दो इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न उस तरह से अगर हमें देखना हो तो कैसे हम लोग उनको करते हैं, आइए एक दो एग्जांपल से बात शुरू करते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे उसी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि कोई दो इर्रेशनल नंबर्स ही हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। एक इर्रेशनल नंबर √2 है और एक इर्रेशनल नंबर √2 है। हमसे कहा गया है कि इन दोनों इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करना है, यानी हम इनको ऐड करना चाहते हैं। यानी अगर हम लोग एडिशन की बात करें पहले तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, √2 को √2 के साथ ऐसे एडिशन में लिख देंगे पहले तो, और फिर √2 और √2 क्योंकि दोनों सेम टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो भी स्क्वायर रूट 2 है और वो भी स्क्वायर रूट 2 है, मतलब ये होता है कि वो भी 2 का स्क्वायर रूट है और वो भी 2 का स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स के तौर पे काम करते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इनको भी सोचेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे √2 है तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्योंकि जिस नंबर में मल्टीपल में कुछ भी नहीं होता तो 1 तो हर जगह मल्टीपल में होता ही है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। इसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले √2 की भी बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग 1 ले सकते हैं। इसका मतलब ये नंबर इस तरह से बन गया कि जैसे 1√2 + 1√2, और 1√2 + 1√2 में जो ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि इसका रेशनल पार्ट है 1, उसको ऐड कर देंगे और √2 वहाँ पर हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। वैसे इसको इस तरीके से भी ऐड किया जा सकता है कि हम लोग इन दोनों नंबर्स में से √2 को कॉमन ले लें, और जब हम लोग √2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, इस तरफ मैंने कॉमन जानबूझ कर लिया है, वैसे कॉमन इधर भी ले सकते हो, लेकिन इस तरफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 1 बचेगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2√2। इसको हम लोग
कई बार करते नहीं हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं कि 1√2 + 1√2 = 2√2, यानी कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमने पाया कि उनसे बना 2√2। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक और जब लेंगे तो उसमें यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, जैसे √3 और 2√3 ऐसे करके, यहाँ पर भी √3 दोनों में सेम है। तो बस इस तरीके से भी हम लोग इस बात को याद रखते हैं, जब कभी भी इरेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम ये भी बात याद रख सकते हैं कि वही नंबर दूसरे नंबर के साथ ऐड होगा जिसमें रूट जिसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में रूट वाला पार्ट है वो सेम हो, यानी जो उसका रूट वाला पार्ट है, जैसे कि कोई भी एक नंबर है, मान ली ये नंबर है, तो इस नंबर के दो पार्ट हैं, यानी ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहा जा सकता है, जिसमें कि 2 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन बन के एक नंबर हमें सिंगल नंबर दिखाई दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें तो ये 1√2 हो जाता है। तो 1√3 एंड 2√3, तो 1√3 और 2√3 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं जिनमें कि √3 एक लाइक टर्म के तौर पे काम कर रहा है। मतलब इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में x को या y को मानते हैं। अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया गया हो और उसमें x, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको वो भी करके दिखा दूं यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1x + 2x को ऐड करिए तो आप फ़ौरन से ऐड कर देंगे कि ये 3x होगा। किस तरीके से कर पाए कि आप जानते हैं कि x लाइक टर्म्स हैं, और क्योंकि x वाले जो ये टर्म्स हैं, यानी कि इन पूरे के पूरे टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म्स बोल सकते हैं, इसलिए 1x और 2x को सीधे ऐड करके 3x लिख दिया गया। इसी तरीके से अगर हम लोगों से 1√3 और 2√3 को भी ऐड करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं 3√3, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इसके सामने रूट वाला है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात बताऊं कि कहीं पर लिखा हो 2√2 और कहीं पर लिखा हो 3√3 और हमसे कहा जाए कि इसको ऐड करिए, मतलब एडिशन में लिखे हैं दोनों नंबर्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को अगर देखें तो ये √2 है और ये √3 है। इसका मतलब है कि अनलाइक टर्म्स के तो जैसे हैं, मतलब ये ऐसे काम करते हैं जैसे अनलाइक टर्म्स काम करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं पर लिखा है 1x + 3y, इसको आप ऐड तो एडिशन में तो लिख सकते हैं, लेकिन इनको फाइनली ऐड करके हम लोग एक सिंगल नंबर या एक सिंगल आंसर नहीं पा सकते। बिल्कुल उसी तरीके से इसको इससे ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। एडिशन में आ गया है, लेकिन इसके आगे अगर हम चाहें कि 3 और 2 को ऐड करके 5 लिख दें और यहाँ पर √2 और √3 से कुछ बना दें, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे काम करते हैं जैसे x और y, यानी कि ये अनलाइक टर्म्स हैं। इसलिए अगर आप इरेशनल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, जिनमें इरेशनल नंबर्स इन्वॉल्व हो, ऐसे किसी भी रियल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आप जानते हैं या करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो उसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो नंबर्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लाइक टर्म्स हैं या नहीं हैं। तो आप इसको इसी तरीके से याद रखिए कि लाइक टर्म्स वो होंगे जैसे √2 वाले सभी नंबर्स लाइक टर्म्स कहलाएंगे, √3 वाले सभी नंबर्स आपस में लाइक टर्म्स कहलाएंगे, √4 वाले सभी नंबर्स। दूसरी बात ये, एक पहली बात तो ये होती है, और दूसरी बात ये होती है कि अगर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही होने चाहिए, और अगर वो क्यूब रूट है तो वो दूसरा वाला नंबर भी क्यूब रूट की फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वे सभी नंबर से रेशनल नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तो जैसे √2, √3, √5 ऐसे होना चाहिए। और वो सभी नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, तो इसलिए जैसे क्यूब √2, क्यूब √3, इस तरह के नंबर्स अगर होंगे तो क्यूब रूट टू वाले के लाइक होगा। और इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा हो 5 टाइम्स रूट और 5 टाइम्स रूट, तो 5 टाइम्स रूट 5 टाइम्स वाले रूट में जो नंबर्स होते हैं वे आपस में लाइक होते हैं। जैसे हर एक वेरिएबल अपने ही जैसे वेरिएबल के लिए लाइक टर्म्स के तौर पे काम करता है, उस तरह की बात यहाँ पर है। जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये कहा जाता है कि लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल भी सेम हो एज वेल एज उनकी पावर भी सेम हो। उसी तरीके से हम इरेशनल नंबर्स में भी इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि लाइक टर्म्स वो होंगे जिनमें कि रूट में जो नंबर्स हैं वो भी सेम हो, यानी कि अगर √2 है तो √2 हो, एज वेल एज उनका जो
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी जो उनका रूट है, मतलब जितने पावर्स में उनके ऊपर रूट लगा हुआ है वो भी आपस में सेम हो, तभी उनको लाइक टर्म्स कहा जा सकता है। हालांकि हम लोग जो ऑपरेशंस यहाँ पर देख रहे हैं या जो मैंने एग्जांपल्स अभी तक लिए हैं वे सभी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिए हैं। तो उस तरीके से करके अगर हम लोग देखें तो ये एडिशन की बात थी। अगर हम लोग जैसे मैं अगर इस चीज़ को पहले ऑपरेशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर मैं इस चीज़ को क्या बोल दूं कि ये एडिशन है इर्रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हो, रियल नंबर्स भी बोल सकते हो। रियल नंबर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि हमें 2 को रूट 2 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो 2 एक रेशनल नंबर है और रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसलिए रियल नंबर्स बोल रहा हूँ। वैसे जो सिखाने का मकसद है वो इसलिए है क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स इनमें इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए इनको दोबारा से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाया जा रहा है। जब हम लोग मैथ्स को बेसिकली सीखना चाहते हैं तो ये ऑपरेशंस जो होते हैं हर टाइप के नंबर्स पर बार बार इसलिए सिखाए जाते हैं जिससे कि आपको कहीं पर भी कैलकुलेशन में परेशानी ना हो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है। आगे चल के इर्रेशनल नंबर्स या रियल नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक कैलकुलेशन के पार्ट के तौर पे काम करते हैं कि कहीं पर भी आपको कोई डेरिवेशन करना होगा, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सॉल्व करना होगा, तो वहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स मिलने लगेंगे तो आपको पता हो कि इन दोनों नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आप कहाँ पर सीख रहे हो? ये बात आप क्लास 9th में सीख रहे हो। यूज़ कहाँ करनी है? 10th में, 11th में, 12th में एंड सो ऑन, जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं पर भी किसी भी जगह पे इन नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो करने पड़ सकते हैं। वहाँ पर ऐसा बताया नहीं जाता कि यहाँ पर ये ऑपरेशंस करना, वहाँ आप देखकर समझ जाते हो कि अच्छा यहाँ पर ये इर्रेशनल नंबर्स बन चुके हैं या फिर ये एक रेशनल का इर्रेशनल के साथ एडिशन है, तो आपको पता हो कि इसके साथ ऐड हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो उस तरीके से अगर हम लोग दूसरे नंबर पे सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के जैसा ही होता है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह की बात आएगी, बस यहाँ पर जहाँ पर हमने प्लस किया है वहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट करना है 5√3 फ्रॉम, अगर हमसे ऐसा बोला जाए 8√3, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे 8√3 माइनस 5√3। 8√3 माइनस 5√3 का मतलब दोनों लाइक टर्म्स हैं, मतलब ये भी √3 वाला है और ये भी √3 वाला है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे? 8 में से 5 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे 3√3। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3√3। अगर 5√3 में से 8√3 को हमने माइनस किया तो 8√3 में से 5√3 को माइनस करने पर इसका आंसर 3√3 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल है। जैसे अगर आप लोगों को कहीं पर दिया जाए कि इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि हमसे बोला जाए कि 11√2 फ्रॉम, ऐसे करके हमसे बोल दे 3√3, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो 3√3 माइनस 11√2 ऐसे लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको तब तक हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि मान लीजिए इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में हम लोग नहीं ले आएँ। तो इसलिए अगर हम लोग 3√3 माइनस 11√2 करते हैं तो यहीं पर इसको लिख देते हैं। लेकिन अगर यहीं पर एग्जाम्पल इस तरह से होता है कि मान लिया 11√2 फ्रॉम, ऐसे करके होता 11√2 फ्रॉम, यहाँ पर होता 5√2 ऐसे करके, तो 5√2 में से 11√2 को माइनस करना है, तो 5√2 में से 11√2 को माइनस करने का मतलब -11 + 5 मतलब -6 और यहाँ पर √2 आ जाता। तो इस तरीके से मतलब आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मतलब किस नंबर को किस नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो √2 वाला अगर नंबर ऐड करना है तो √2 वाला ही होना चाहिए, दूसरा नंबर भी, मतलब उसके पास जो इरेशनल पार्ट है उस नंबर का वो √2 जैसा होना चाहिए, मतलब इरेशनल पार्ट लाइक होना चाहिए, एक जैसा। अगर ऐसा है तो उनको ऐड भी किया जा सकता है और उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे इरेशनल नंबर्स जिनमें इन्वॉल्व होते हैं ऐसे रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें। तो तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना हो नंबर्स का, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को आपस में। तो जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लें 2√3 × 3√3, ऐसे करके हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। हमसे कहा गया 2√3 को 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लाइक और अनलाइक की कोई बात नहीं बचती, जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे।
तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई तो कर देंगे 3 के साथ, तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 3। अगर हम इसको ऐसे भी करके लिखना चाहें तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 2 को 3 के साथ पहले ऐसे लिख देंगे, √3 को इसके साथ ऐसे लिख देंगे, और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और √3 का 3 के साथ अगर हम लोग देखें तो √3 और √3 को 3 × 3 ऐसे करके लिख देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको कहीं पर √5 × √3 हो, तो √5 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करना है, तो आप क्या करो, ऐसे रूट लो और दोनों के दोनों नंबर्स को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। जब आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर रूट तो ऐसे ही बना रहेगा, और 5 3 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 15। तो मतलब √5 × √3 की वैल्यू आ गई √15। जब भी कभी आप लोगों को इस तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐसे ही करेंगे। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये √9 आ जाएगा, और आप जानते हैं कि जो √9 है, मतलब कि जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 6 × √9 का मतलब 3 आ जाएगा, और 6 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18। इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये √3 और √3 दोनों सेम टर्म्स हैं, मतलब कि ये भी √3 और ये भी √3 है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, √3 × √3 3 होता है। इस चीज़ को हम लोग कई बार इस तरीके से याद कर लेते हैं। याद करने का मतलब इसलिए होता है कि जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, कि वहाँ पे हमें उसको बार बार करके ना देखना पड़े, कि मान लिया √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई कहीं पर किया, तो √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये √2 का स्क्वायर 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो √2 का यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसलिए इसको सीधे याद रख सकते हैं कि हम लोग क्या कह देंगे, √2 × √2 = 2। इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा हो √3 × √3, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। अगर √4 × √4, तो √4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि √4 तो एक रेशनल नंबर है, उसको हम लोग सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अगले वाले रेशनल नंबर को देखें, √5 × √5 कितना हो जाएगा, 5। √6 × √6 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 6। √7 × √7 में इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 7, एंड सो ऑन। मतलब यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक जैसे इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया हो, यानी कि उनका एक तरीके से स्क्वायर हो जाता है। इस बात को कई बार हम लोग इस तरीके से भी याद रखते हैं, जैसे हमने मान लिया इस चीज़ को कहा, तो √2 × √2 अगर कहीं पर लिखा है तो इसको हम लोग √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये जैसे उस तरह से लिखा जा सकता है कि अगर कहीं पर a × a लिखा हो तो आप उसको a² लिख सकते हो। उसी तरीके से √2 × √2 को √2 का स्क्वायर भी लिखा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। याद रखने के लिए है। वैसे उसका अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उसके ऊपर से वो स्क्वायर रूट हट जा रहा है स्क्वायर होने पर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि √2 × √2 जब होता है तो रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर या एक होल नंबर्स की फॉर्म में, किसी एक होल नंबर या किसी एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ सकता है। इसलिए अगर हम लोग उस तरीके से देखें तो इनको सीधे याद रख लेते हैं कि अगर कहीं पर भी √2 × √2 हो तो उसको 2 लिख देंगे, कहीं पर √3 × √3 हो तो उसे 3 लिख देंगे, कहीं पर √5 × √5 हो तो उसे 5 लिख देंगे, √6 × √6 हो तो उसे 6 लिख देंगे, कहीं पर √7 × √7 हो तो उसे 7 लिख देंगे, √8 × √8 8, √11 × √11 11, √22 × √22 22, √18 × √18 18। ऐसे करके कोई भी नंबर अगर हमें मिलेगा तो हम उसको इस तरीके से बिना स्क्वायर के बिना मतलब कि उसको नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का काम है। तो अगर हम लोगों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक नंबर और बताऊं कि कहीं पर लिखा हो 3√3 × 2√2 ऐसे करके लिखा है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे 6, और √3 का, क्योंकि ये दोनों एक जैसे तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर 3 × 2 के हिसाब से यानी कि ऐसे होगा, और 3 × √2 को यानी रूट में 3 × 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है 6√6। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम लोग डिवीज़न की बात करते हैं, यानी अगर हम लोग इसी में ही नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें जिसको कि हम लोग डिवीज़न कह सकते हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में डिवीज़न को ज़रा देखते हैं डिवीज़न कैसे होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 4th नंबर पे, यानी जो इसका 4th ऑपरेशन होता है, सभी रियल नंबर्स पे हम लोग बार बार यही करके देखते हैं, डिवीज़न की बात करते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि रियल नंबर्स की फॉर्म में हो उनको डिवाइड कैसे करेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें कहा गया है 4√3 डिवाइडेड बाई 2√2 ऐसा कोई नंबर हमसे कह दिया,
और हमसे उसने बोला है कि इस नंबर को आप डिवाइड करिए, या फिर एग्जांपल के तौर पे हमसे ऐसा कुछ नंबर जैसे कि लाइक टर्म्स वाले ले लेता हूँ, जैसे कहीं पर लिखा हो 5√2 डिवाइडेड बाई 2√2 ऐसे करके कोई नंबर है। तो हम लोगों को क्योंकि डिवीज़न में है तो पहले तो 4√3 को और 2√2 को डिवीज़न में लिख देते हैं ऐसे करके। इसी तरह से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 5√2 को 2√2 लिख सकते हैं। तो इसमें √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि 5 और √2 आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, 2 और √2 आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। इसलिए अगर हम लोग इन सभी नंबर्स की बात करें तो इसमें हम लोग इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसमें हम इन्हें तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 to the 4 आ जाएगा। तो फाइनली नंबर बचेगा हमारा इस तरीके से, ये फाइनल नंबर है। आगे चल के हम लोग इस टॉपिक में जब हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कि किसी भी ऐसे नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना जिसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ जाए। मतलब कि वो नंबर पूरा होल नंबर तो एक इर्रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन कभी कभी जब उसके डिनोमिनेटर में भी इर्रेशनल नंबर आ जाता है तो उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइजेशन के नाम से उस टॉपिक को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, उसको भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उसको। जब मैं रेशनलाइजेशन की बात करूँगा अभी, तो उस टाइम पर इस तरह की सिचुएशन को कैसे आगे सॉल्व करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। डिवीज़न में इसी तरह की बात हम लोग ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6√2 डिवाइडेड बाई 3√2 ऐसे करके कोई नंबर हमें दे दिया जाए, तो हम इसको 6√2 अपॉन 3√2 यहाँ पर देखेंगे। और 6√2 से 3√2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर बचेगा हमारा 2। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन नंबर्स का होता है। उस तरह की बात हम लोग देख रहे थे। अब आते हैं इनके कंक्लूज़न पर। हम लोगों ने जो नंबर्स को सीखा है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद हम लोग किस तरह का कंक्लूज़न इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कहीं पर हम लोगों ने नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर बात ये आती है कि कब नंबर्स का जो रिज़ल्ट होगा, वो नंबर्स का जो रिज़ल्ट होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बाद, कब वो कैसा हो सकता है या किस तरह का देखने को मिलेगा, उसको अगर हम लोग देखें तो वो चीज़ हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मान ली कि दो इरेशनल नंबर्स हैं और उन दोनों इरेशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर्स के साथ ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर एक जैसे कि हम लोग रेशनल को रेशनल के साथ ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि मान लिया कोई इर्रेशनल नंबर है और कोई दूसरा इर्रेशनल नंबर है, उसको कैसे ऐड करेंगे उसके साथ। और अगर कोई एक रेशनल है और कोई एक इर्रेशनल है तो उसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो उसमें कुछ कंक्लूजन्स हम लोग इन सारी चीज़ों पर निकालते हैं कि मान लेते हैं कि आर कोई एक नंबर है जो कि रेशनल है। हमने कह दिया कि आर कोई एक नंबर है जो कि रेशनल नंबर है, यानी एक तरीके से रेशनल है, और एस कोई भी एक नंबर है जो कि इर्रेशनल है। तो अगर हम लोग इस तरह की बात यहाँ पर करें तो क्या होगा, तो आर अगर रेशनल है और एस अगर इर्रेशनल है तो इनमें क्या होगा, तो आर के रेशनल और एस के इर्रेशनल होने पर हम लोगों को ये चीज़ देखनी होगी कि अगर हम कभी भी आर प्लस एस करते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं रेशनल का इर्रेशनल के साथ, तो एडिशन जब हम लोग करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। जो एडिशन आता है वो हमेशा कैसा नंबर होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से अगर हम लोग इस बात की बात करें, ऐसे ही अगर हम लोग आर में से एस को या एस में से आर को माइनस करते हैं, मतलब इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो आंसर आता है वो भी हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसी चीज़ पर
अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जब हम लोग देखते हैं कि रेशनल को इरेशनल से या इरेशनल को रेशनल से अगर हम लोग देखें तो उसमें भी नंबर्स का जो मतलब ऑपरेशन है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर जैसे आया है उसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को देखें तो वो रेशनल और इरेशनल दोनों तरह का हो सकता है। और उसका रीज़न ये है, या तो फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर r एक रेशनल नंबर है और s एक इरेशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी इरेशनल ही होगा, लेकिन r की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। r कोई भी एक रेशनल नंबर हो लेकिन ज़ीरो नहीं हो, क्योंकि अगर r ज़ीरो होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर के साथ होकर ज़ीरो बन जाएगा और जो कि एक रेशनल नंबर होता है। इसलिए उसको ये नहीं कह सकते फिर कि किसी एक रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ एक इरेशनल है। तो अगर हम लोग इन्हीं की बात करें, मान लें कि r का मल्टीप्लिकेशन हमने s के साथ किया, s यहाँ पर इरेशनल नंबर है, s यहाँ पर इरेशनल नंबर है, r का मल्टीप्लाई r एक रेशनल नंबर है, r का मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया तो ये इरेशनल होगा, लेकिन कब इरेशनल होगा, लेकिन कब इफ़ r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर r की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं हो। अगर r की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं हो तब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा। इसी तरह की बात डिवीज़न में भी है। अगर हम लोग डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में दो केस बन जाते हैं कि हमने एक तो ये है कि r को s से डिवाइड किया, अब r को s से डिवाइड किया और r की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो फिर ये नंबर ज़ीरो हो जाएगा, तब ये रेशनल हो जाएगा। तो फिर से वही बात कि अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये इरेशनल होगा, लेकिन कब इरेशनल होगा, लेकिन कब, जब r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब r की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं हो। और अगर हम लोग s को r से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये इरेशनल होगा अगर r की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो, क्योंकि अगर r की वैल्यू इस कंडीशन में ज़ीरो हो गई तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कहेंगे कि r की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर r की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो s अपॉन ज़ीरो मतलब कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये बात हमें समझ में आई कि अगर मान लें कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि दो नंबर्स का रेशनल या इरेशनल एडिशन और सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वैसे अगर सिचुएशन को ध्यान रखें तो बस ज़ीरो की वैल्यू, उसमें हम लोग r की वैल्यू को यानी रेशनल नंबर की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो, तो उस तरीके से करके हम लोग उस चीज़ को देख ले। s ज़ीरो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि s तो एक इरेशनल नंबर है और ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर r की वैल्यू के बारे में मैंने बात की है कि r की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर r की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई तो r इंटू एस भी इरेशनल होगा, r अपॉन एस भी इरेशनल होगा और s अपॉन r भी इरेशनल होगा अगर r की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। इसमें जो दूसरी कंडीशन या जो दूसरा कंक्लूज़न हम लोग ड्रॉ करते हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशंस में, तो एक दूसरा कंक्लूज़न ये आता है कि अगर दोनों ही नंबर हमारे पास इरेशनल हो तो इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करें, इरेशनल को इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट करें, इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इरेशनल नंबर का, किसी भी इरेशनल नंबर का इरेशनल के साथ जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो उसमें ये कहा जाता है कि मान लिए दोनों नंबर में, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर s कोई एक इरेशनल नंबर है और p कोई एक, p नहीं, मैं कोई और दूसरा नंबर इसको दे देता हूँ, कोई और दूसरा नाम दे देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं s, t भी कोई इरेशनल नंबर है। हमने मान लिया t कोई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, और s भी कोई इरेशनल है। अब s भी कोई इरेशनल है तो इसमें बात आएगी सबसे पहले कि t प्लस s क्या होगा, तो t प्लस हम कहेंगे मे और मे नॉट इरेशनल, क्योंकि ये कभी कभी रेशनल भी हो सकता है। मान लें कि यहाँ पर हमने t और s दोनों सेम हो गए, √2 माइनस √2, तो √2 माइनस √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 0 एक रेशनल नंबर होता है तो फिर उसको हम लोग इरेशनल नंबर तो नहीं कह सकते ना। तो इसलिए t प्लस s में और मे नॉट इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इसमें सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मान लें कि एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, ऐड कर रहे हैं तो
दोनों हो सकता है। सब्ट्रैक्ट करें, एक पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया, वो तब हो सकता है। और अगर एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दिया, ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ होगी। और ऐसे ही अगर हम लोग टी को एस से डिवाइड करें तो ये भी सेम चीज़ होगी, मे और मे नॉट इरेशनल। इसी तरीके से अगर हम लोग टी को एस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको इन सभी के एग्जांपल्स में एक एक एग्जांपल यहाँ पर बता दूँ तो एग्जांपल में ये चीज़ हो सकती है कि जैसे टी और एस की बात हम लोग कर रहे हैं तो टी की वैल्यू तो आ गई -√2 और प्लस एस की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, √2। ये उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जिसमें ये रेशनल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये कटेगा और ये कितना बच जाएगा, 0। तो ये एक रेशनल हो गया। इसलिए टी प्लस एस हमेशा रेशनल या इरेशनल, हमेशा रेशनल भी नहीं होगा और हमेशा इरेशनल भी नहीं होगा। इसी तरह से टी माइनस एस की बात करें और टी माइनस एस में हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें कि एक √2 है और दूसरा भी √2 है, सेम नंबर हो गए तो √2 माइनस √2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। इसी तरीके से अगर हम लोग डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में भी हम लोग इसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो √2 को डिवाइड कर दिया √2 से, तो √2 को √2 से डिवाइड करने पर तो 1 बचेगा, तो ये तो रेशनल हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग दोनों के एग्जांपल के तौर पे दोनों के मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मतलब कि √2 × √2 और √2 × √2 2 के इक्वल होता है, यह भी हम लोगों ने देखा था, तो वो एक रेशनल नंबर है। मतलब ये कहा जा सकता है, इसमें हमने 2 कंक्लूजन ड्रॉ किए। पहला था रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और दूसरा था इरेशनल को इरेशनल के साथ। तो आपको इस तरीके से दोनों बातों को ध्यान रखना है। ये कंक्लूजन्स थे कि हमने 2 रियल नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। इन सभी कंक्लूजन को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें से ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बोर्ड पे, इनको एक एक करके देखते हैं, जिनसे कि हम लोगों को जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स हैं वो और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है उसमें लिखा है ऐड 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3। 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमसे कहा है कि इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने का मतलब है कि अगर हम लोग इसी चीज़ को, अगर मैं आपको इसी चीज़ को यहाँ पर करके दिखाऊं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को सबसे पहले एडिशन में लिख देते हैं। 3√2 + 7√3 और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से √2 - 5√3। ऐसे करके हमने 2 नंबर्स को जो हमें दिए गए थे उनको एडिशन में लिख लिया। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये होगा कि यहाँ पर इसके अंदर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ब्रैकेट ओपन होने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पर साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं। 3√2 + 7√3 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा और माइनस में 5√3 आ जाएगा। हमारे पास लगभग 4 टर्म्स हैं। इनमें हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि जो √2 वाले पार्ट्स हैं उनको एक साथ और जो √3 वाले पार्ट्स हैं उनको एक साथ। तो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √2 है, तो हम लोग यहाँ पर 3√2 ले लेते हैं और यहाँ पर √2 ले लेते हैं। अब लाइक टर्म्स जो हैं वो एक जगह पे आ गए हैं। इसी तरह से 7√3 को 5√3 के साथ लिख लेते हैं। 3√2 और 1√2, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 3√2 और √2 मिलकर बन जाएगा 4√2। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 7 - 5 का मतलब 2 और √3 यहाँ पर सेम रहेगा। इसका मतलब कहा जा सकता है कि 7√3 में से 5√3 जाएगा तो 2√3 बचेगा। और इस तरीके से हम लोगों ने इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया या फिर ये कह सकते हैं कि इनको ऐड कर दिया। 2 इरेशनल नंबर्स थे हमारे पास, उनको ऐड करने के लिए कहा था। दोनों इरेशनल नंबर्स को ऐड करके दिखा दिया जो उसने हमसे बोला था। इसके बाद अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, जो एग्जाम्पल में हमसे उसने कहा है कि मल्टीप्लाई 5√11 / 3√11। हमसे उसने बोला कि 5√11 का 3√11 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं 3√11 और फिर जो हमारा रेशनल पार्ट है मतलब 5 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। और √11 × √11 कितना आ जाएगा, 11। 15 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 15 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वो जो चीज़ हमारी है वो आंसर में आ जाएगी। मतलब इसको हम लोग लिख देंगे 165। 15 को 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके वो हम लोग देख लेते हैं। तो किसी एक हमने देखा कि मल्टीप्लाई किया 2 इरेशनल नंबर्स को, लेकिन आया एक रेशनल नंबर। वही बात मैंने अभी आपको कंक्लूजन्स में बताई भी थी।
हमसे उसने अगले क्वेश्चन में कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया उसने हमसे कहा है कि इसको आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि कुछ एक्सप्रेशंस उसने हमें इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में या रियल नंबर्स की फॉर्म में दे दिए और हमसे कह रहा है कि इनको आप सॉल्व करिए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं जो कि पहला नंबर है √3, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -√6 अगर कहीं पर भी जब हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर रहे हैं तो अगर कहीं पर भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो सकता हो तो वहाँ पर हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इसने कहा हमसे √13 - √6 और यहाँ पर कहा है √13 + √6। अगर आप लोगों को याद हो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ में से जो थर्ड नंबर वाली आइडेंटिटी होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो ये आइडेंटिटी होती है a + b × a - b, तो a + b × a - b वाली जो आइडेंटिटी होती है, मैं फिर भी यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि a + b × a - b अगर हम लोगों को कहीं पर लिखा हो तो इसको a² - b² लिखा जा सकता है। a का काम यहाँ पर √13 कर रहा है और b का काम यहाँ पर √6 कर रहा है। इसका मतलब इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है √13 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। √13 का स्क्वायर कितना हो गया 13, √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे इजी है कि अगर आपको आइडेंटिटी याद आ जाए तो आइडेंटिटी से वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी इसी आइडेंटिटी का यूज़ इसी आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले नंबर की बात करें तो इसमें इसने लिखा है कि 6 + √6 और इसी तरह से दिया है 6 - √6 ऐसे करके। तो ये दो नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a का काम अगर हम लोग देखें तो ये कर रहा है a + b × a - b इधर हो, a + b इधर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन है। तो a + b × a - b a² - b² बनाते हैं, इसलिए सीधे लिखा जा सकता है 6² और माइनस में √6 का होल स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 होता है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो 36 - 6 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा 30। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ये कुछ एग्जांपल्स हमें क्लियर कर देंगे कि कैसे हम लोगों को इनको ऑपरेशन में लाना है। अगर हम लोग अगले वाले नंबर की बात करें तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा, जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ। तो हम लोग थर्ड नंबर की बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा है 2 + √3 इंटू में दिया है हमें 3 + √5। इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, जितना भी बड़ा नंबर होगा इसी ऑपरेशन को हम लोग धीरे धीरे करके कंटिन्यू करते हैं और वो हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल जैसे मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे या तो ऐसे कर लें कि 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दें, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया तो ऐसे करके, यानी कि इस तरह की बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसे करके लिख दें। बीच में ये प्लस का साइन लगा है तो इसको हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर में √3, यहाँ पर इसके साथ प्लस में √3 है तो √3 को भी इस ब्रैकेट के साथ पूरे तौर पे ऐसे लिख दें, यानी कि 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, बीच में प्लस का साइन लगाकर √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। बात वही है, होना वही है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 6, 2 का मल्टीप्लाई √5 के साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा 2√5, √3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो इसको हम लोग कह देंगे √3, और यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √5 के साथ होगा तो इसे कह देंगे √15, क्योंकि दोनों अलाइक टर्म्स है इसलिए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रूट लग जाएगा और 3 × 5 हो जाएगा 15, तो इसको हम लोग √15 बोल देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी टर्म ऐसा है क्या जो लाइक टर्म्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा हो। अगर लाइक टर्म्स हुए तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं हुए तो उसको वैसा ही छोड़ देंगे, वही फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ये √5 वाला है, ये √3 है और ये √15 है। चारों ही नंबर्स यहाँ पर अनलाइक हैं, इसलिए इनको फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को अगर आप ऐसे भी करना चाहें, जैसे कि √2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ डायरेक्टली करना चाहें तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, तो सीधे यहाँ पे पहुँच जाएंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो हमने 6 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 2√5 आ गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया। काम वही है, बस यहाँ लिख कर दिखा दिया, उसको हम लोग मन मन में कर लेते हैं, तो ये स्टेप हमें लिखना नहीं पड़ता, सीधे हम यहाँ पहुँच जाते हैं फाइनली। तो √3 का 3 के साथ करेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा। जब भी कभी किसी नंबर को लिखेंगे तो जैसे अभी एक मिनट, √3 × √5 को यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे √15। जब भी कभी इरेशनल नंबर को इस तरीके से लिखेंगे तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, मतलब कि एक तरीके से वो पार्ट जो कि रेशनल पार्ट है उसको आगे लिखेंगे और जो इरेशनल पार्ट है उसको पीछे लिखेंगे। नंबर थोड़ा सा
सीक्वेंस में रहता है, जिससे कि कैलकुलेशन भी ईजी होती रहती है। हम लोग उनके आगे की जो कैलकुलेशंस कभी भी करनी पड़ती है तो हम लोग उनको समझ पाते हैं कि कौन किसके साथ ऐड होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मतलब उनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स और वाई को हम लोग पीछे की तरफ लिखते हैं, नंबर्स में कोफिशिएंट को आगे लिखते हैं। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे 2√5 लिखा है तो 2√5 में ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि जैसे √5 का कोफिशिएंट 2 हो गया तो 2 को पहले लिखेंगे, √5 को पीछे लिखेंगे। अगर एडिशन भी हो रहा है तो जो रेशनल पार्ट होगा उसे आगे लिखेंगे, जो इरेशनल पार्ट होगा उसे पीछे लिखेंगे। हालांकि आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें हो सकती है कि जैसे हमने √5 यहाँ पर लिखा है, 2√5 लिखा, इसी चीज़ को अगर हम चाहें कि नहीं सर हम तो ऐसे लिखना चाहते हैं √5 2, तो अगर √5 2 लिखेंगे तो कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कहीं ये √52 तो नहीं है, या फिर अगर आप लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उसमें भी ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि रूट इंटू 5, रूट में 5 × 2 तो नहीं, इसलिए 2 को आगे लिख देते हैं, वो कन्फ्यूज़न हमें नहीं होता है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम लोग देखें जैसे 2√3 कहीं पर लिखा है तो 2√3 लिख दें या √3 + 2 लिख दें, वो एक ही बात है। ये इन दोनों से वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग इससे क्या होता है कि बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमारे लिए सिंप्लिसिटी हो जाती है और कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये एक नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर है, तो इस नंबर को या तो हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये 5 -√5 है और दूसरा भी 5 -√5 है, या तो हम लोग सीधे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें जैसे हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है, या तो फिर हम यहाँ देखें कि a - b और a - b और a - b और a - b को अगर हम चाहें तो 5 -√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि जैसे हम लोग a × a कहीं पर लिखा हो तो उसको a² लिखा जा सकता है, इसलिए 5 -√5 × 5 -√5 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको 5 -√5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसे हम लोग a - b का होल स्क्वायर के नाम से ही जानते हैं। a - b होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है a² - 2ab + b² या +b² - 2ab, जैसे भी आप इसको याद रखना चाहो, दोनों फॉर्म में याद रखना चाहिए वो, क्योंकि कभी कहीं पर इस वाली फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर उस वाली फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली कैलकुलेशन में हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे जो भी नंबर हमारा यहाँ पर होगा तो उस चीज़ को ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसके हिसाब से a² यानी कि 5 का स्क्वायर, b² यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस में 2 × 5 × √5 ऐसे करके सॉल्व करेंगे। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, √5 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और 2 5 यहाँ पर आ जाएगा 10√5, 5 और 25 मिलकर 30 माइनस 10√5। 10 इसमें से कॉमन लेना चाहें कॉमन ले सकते हैं और यहीं पर छोड़ना चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 -√5, फाइनली एक नंबर हमारे पास आ गया। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन करिए, बस आपको पहचानना है कि किस तरीके से नंबर दे रखे हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने हमसे बोला है √3 + √2 × √3 + √2, यानी दोनों नंबर सेम हैं इसी तरह से, मतलब दोनों ब्रैकेट वाले नंबर्स उस तरीके से सेम दे रखे हैं, लेकिन अब की बार इनको प्लस में दिया। तो जैसे हम लोग इस चीज़ को लिखे थे अभी माइनस वाले को, इसी तरह से √3 + √2 को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास फिर से एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी होती है a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + b² + 2ab और a² + b² + 2ab। अगर हम लोग देखें तो a² + b² + 2ab की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2 × √3 × √2। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर प्लस में 2 ऐसे रहेगा और √3 × √2 बन जाएगा √6। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और ये कितना बन जाएगा 2√6। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया 5 + 2√6। इसी तरीके से अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने हमसे साफ तौर पे खुद ही कह दिया है कि ये नंबर जो है 7 + √7 का होल स्क्वायर है। मतलब अगर हम लोग 7 + √7 के होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं ऐसे करके 7 + √7 का होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी इस पे काम करेगी और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर + √7 का स्क्वायर, क्योंकि ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, और इसी तरीके से हम लोग इसको क्या बोलेंगे 2 × 7 × √7। तो 7 का स्क्वायर 49,
7 का स्क्वायर 7 और इसी तरीके से प्लस में 2 7 का कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर रूट में 7 आ जाएगा। ये मिलकर बन जाएगा हमारा 56 प्लस 14 रूट 7। 14 इसमें से कॉमन आ सकता है, इसलिए अगर हम चाहें तो 14 को कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ इतना भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर को याद करेंगे और उसी से सॉल्व कर देंगे। तो जब यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो यहाँ पर माइनस का 2a भी आ जाता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में होता है। तो a मानकर इसको यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 2 3 का कितना हो गया हमारा 6 रूट 5। तो 9 और 5 मिलकर 14 माइनस 6 रूट 5 बन जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें से 2 कॉमन भी आ सकता है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करके अगर कहीं पर भी इस तरह से कॉमन आ सकता हो तो हम लोग ले लेते हैं 7 प्लस 3 रूट 5 हमारा नंबर आ गया है, जो फाइनल नंबर की फॉर्म में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एक लास्ट एग्जांपल इसमें जो है डिवीज़न का है, वो डिवीज़न का मतलब है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से नंबर लिखा है 5 प्लस रूट 3 को डिवाइड करना है हमें किसी एक नंबर रूट 3 से, यानी एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो देखते हैं 5 प्लस रूट 3 डिवीज़न में आ जाएगा रूट 3। इन दोनों नंबर्स को क्योंकि ये प्लस में लिखे हैं इनको अलग अलग कर देते हैं। तो 5 रूट 3 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर रूट 3 अपॉन रूट 3 ऐसे आ जाएगा। तो ये 5 अपॉन रूट 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। मतलब इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे आइए अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स की। जो ऑपरेशंस अभी हम लोगों ने सीखे हैं उन्हीं ऑपरेशंस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं ये, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 12 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 में उसने हमसे क्या कहा कि चेक वेदर ये जो कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि 7 रूट 5, 7 अपॉन रूट 5, रूट 2 प्लस 21, पाई माइनस 2 आर इरेशनल और नॉट। यानी हमें बताना है कि ये इनमें से कौन से नंबर रेशनल हैं या कौन से नंबर इरेशनल हैं, या फिर ये इरेशनल हैं या नहीं है। इस तरह की बात हमसे कही गई है। तो अगर हम लोग इन नंबर्स को देखें तो सबसे पहले नंबर हमारा 7 रूट 5 है। 7 रूट 5 का मतलब है कि उसमें 7 को रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब 7 रूट 5 जो है वो इरेशनल है या रेशनल है, इस बात को हमें बताना है। यानी कि इरेशनल है या नहीं है, इस बात को हमें डिस्कस करने के लिए या बताने के लिए उसने बोला है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कंक्लूजन्स बताए हैं, तो उन कंक्लूजन्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कभी एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक इरेशनल नंबर के साथ किया जाएगा तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर के साथ करने पर अगर रेशनल नंबर 0 नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पर 7 एक रेशनल नंबर है और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर 7 को रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, मतलब एक रेशनल को एक इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो 7 रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो अगर हम लोग इस वाले नंबर की बात करें तो हम कहेंगे यस ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह से अगर हम लोग 7 अपॉन रूट 5 की बात करें तो 7 को रूट 5 से डिवाइड किया गया, किसी रेशनल को किसी इरेशनल से, और या फिर किसी इरेशनल को किसी रेशनल से अगर डिवाइड किया जाए, अगर रेशनल नंबर की वैल्यू 0 ना हो, अगर वहाँ पर जो रेशनल नंबर है वो 0 ना हो तो भी आंसर एक इरेशनल नंबर ही होता है। इसलिए अगर हम लोग इसकी भी बात करें तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। इसी तरह से अगर किसी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को ऐड कर दिया जाता है तो वो नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि पाई एक इरेशनल नंबर, तो उसमें से कोई एक रेशनल नंबर को माइनस करवाया गया है, जैसे कि 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो बनने वाला नंबर होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। मतलब एग्जांपल नंबर 12 में जितने भी नंबर्स उसने हमें लिखकर बताए हैं वो उसमें हमसे यही कहना चाहता है या यही बताना चाहता है कि इस तरह से जो नंबर्स होते हैं वो सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये सभी के सभी नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 13 में उसने हमसे इनको ऐड करने के लिए कहा है कि ये नंबर्स को ऐड करिए, और जब हम लोग इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स को ऐड करने
करने पर आंसर क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2√2 + 5√3 यहाँ पर। हालांकि हम लोग इनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग जब इनको देखते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, यहाँ पर 5√3 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, और ये माइनस का 2√3 ऐड कर देंगे। जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, जैसे कि 2√2 + √2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 5√3 यहाँ पर लिख देंगे, और 5√3 में से 3√3 माइनस हो जाएगा, 2√2 और √2 मिलकर 3√2 बन जाएगा। 5√3 में से ये जब माइनस करेंगे तो ये 2√3 बन जाएगा। इसी तरीके से किसी भी नंबर को अगर हम लोग देखें तो ऐड हमने कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगले नंबर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगले नंबर यानी कि एग्जांपल नंबर 14 में उसने हमसे क्या कहा, तो उसने हमसे कहा मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√15। तो 6√5 का मल्टीप्लाई 2√5 के साथ जब हमसे करने के लिए कहेगा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और √5 × 5 √5, √5 × √5 5 हो जाएगा, 12 5 से कितना हो जाएगा 60। इसी तरीके से अगर हम लोग डिवाइड करने की बात करें, जैसे कि इसमें हमसे उसने कहा कि 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, तो पहले तो इसको डिवीज़न में लिख देते हैं 8√15 अपॉन 2√3, और यहाँ पर √2 से तो ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √15 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो √15 है वो दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, एक √3 का और एक √5 का। तो इसलिए अगर हम लोग इस √3 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो सीधे √5 भी लिखा जा सकता है। ये वाली गलती मत कर देना कि √3 से √15 को कैंसिल आउट कर दिया और 5 छोड़ दिया, सोचा कि रूट से रूट कट जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो तब हो सकता था जब पूरा कट जाता, यानी कि ये भी √15 है तो ये भी √15 होता, तब वो पूरा कैंसिल आउट होता, तब वहाँ पर 1 बचता। इसलिए, और क्योंकि इसलिए भी इसको समझना चाहिए कि ये √15 √3 × √5 का मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, बल्कि हम लोग क्या कर दें कि जैसे ये नंबर है हमारा कि 8√15 हमने लिखा अपॉन में 2√3 हमने लिखा, और फिर इसको आगे अगर हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो इसको ऐसे करके लिख दें, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मैंने एक तरीके से फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, और इसको लिख दें ऐसे, तो √3 से √3 और 2 से ये 4 टाइम जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर बचेगा 4√5। जैसे कि यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी आंसर कितना दिख रहा है 4√5। इस तरीके से अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 15 हम लोगों ने कर लिया। अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 16 की बात करें तो एग्जांपल नंबर 16 में 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके सबको देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे कहा 5√7 को मल्टीप्लाई कराना है, सिंप्लीफाई करना है 2√5 के साथ। तो यहाँ पर 5 + √7 और 2 + √5 अगर हमें दिया गया है तो इस 5 को हम लोग इसके साथ लिख देते हैं, यानी कि 5 × 2 + √5 + √7 और इंटू में 2 + √5। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5√5 हो जाएगा, फिर √7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 2√7 हो जाएगा, √7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये रूट में 35 हो जाएगा। इसमें कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इनको ऐड नहीं कर सकते फर्दर, या इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट पार्ट में जो हमसे उसने कहा है, नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे कहा है, सेकंड वाले पार्ट में उसने हमसे बोला है कि 5 + √5 और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया है 5 - √5। तो इनको सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये a + b × a - b की आइडेंटिटी बना रहा है, और a + b × a - b की जो आइडेंटिटी होती है ना, a + b × a - b, उसे लिखा जा सकता है a² - b²। तो यानी a का काम 5 कर रहा है मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस b का काम √5 कर रहा है तो √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 25 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे कि हमें दिया गया है, यानी कि पार्ट 3 जिसको हम लोग देखेंगे, तो थर्ड वाले पार्ट में उसने हमसे क्या कहा √3 + √7 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमसे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b² भी इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो 2 × √3 × √7 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, और यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो √3 × √7 को हम लोग √21 कह सकते हैं, यानी कि 2√21।
3 + 7 को अगर हम लोग देखें तो 10 + 2 √21 हम लोग इसको बोल देंगे। 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 5 + √21 ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। जो फोर्थ पार्ट में उसने हमसे बोला है, तो फोर्थ पार्ट में अगर हम लोग उस चीज़ को देखें तो हमसे उसने क्या कहा, √11 यहाँ पर a - b की फिर से आइडेंटिटी लगेगी। जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसने हमसे कहा √11 - √7 इंटू √11 + √7, √11 + √7 ऐसे करके हम जब इसको देखेंगे तो a - b इंटू a + b के हिसाब से इसको लिख देंगे √11 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे √7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 11 - 7 का मतलब कितना हो जाएगा 4। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोगों ने अभी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़े उनको लेकर। इसके बाद हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, किसी भी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं उसको सीखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।